तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर निकलते हैं लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा बिस्कोहर की माटी के साथ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आप समझिए यादों, गंध और भावनाओं से बसा हुआ एक पूरा का पूरा गांव है। आइए बिस्कोहर की इसी अनोखी दुनिया में उतरते हैं। देखिए, लेखक के लिए बिस्कोहर कोई मामूली जगह नहीं थी। वो तो यादों का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ मंजर था। और हम इस दुनिया को कैसे देखेंगे? हम इसे देखेंगे उनके बचपन की नजरों से, जब वो बिस्नात हुआ करते थे। उनकी आंखों से महसूस करेंगे सब कुछ। तो हमारा पहला पड़ाव है बिस्कोहर का एक छोटा सा परिचय। आखिर कैसा था ये गांव बिस्कोहर? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसी हो, जहां जिंदगी की हर धड़कन मौसम की लय के साथ चलती हो। और जानते हैं, बिस्नात जैसे एक बच्चे के लिए तो प्रकृति का हर एक हिस्सा बिल्कुल अपना था। मतलब आसमान भी गांव का ही कोई मोहल्ला लगता था। और चांद, अरे वो कोई दूर का गोला थोड़ी था, वो तो अपने चंदा मामा थे। हर चीज कितनी जानी पहचानी और दिल के करीब थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रकृति, उसका सौंदर्य और उसका भय। बिस्कोहर में ना प्रकृति के दो रूप थे। एक तरफ तो वो इतनी खूबसूरत थी कि बस मन मोह ले, लेकिन दूसरी तरफ वो उतनी ही खतरनाक भी थी। तो पहले खूबसूरती की बात करते हैं। बिस्नात की दुनिया ना कमाल की खूबसूरत और काम की चीजों से भरी थी। जैसे कमल के पत्ते, जिन्हें पोराइन भी कहते हैं, वो थाली का काम करते थे। और सोचिए, जब अकाल पड़ता था तो लोग कमल की डंडी, जिसे भसीण कहते हैं, वो खाते थे। शरद का मौसम आता तो हर तरफ कोइयां यानी वाटर लिली खिल जाती थीं। हर सिंगार के फूल तो दरवाजे पर जैसे ढेरी लगा देते थे। अरे तोरी और लौकी जैसी सब्जियों के फूल भी उस खूबसूरती का ही एक हिस्सा थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसी खूबसूरती के साथ साथ डर भी हर कोने में मौजूद था। डोढ़ा और मजगिदवा जैसे सांप थे जो जहरीले नहीं थे। चलो ये तो ठीक है, पर फिर थी धामिन, एक लंबा सांप जो अपनी पूंछ से ही वार कर सकता था। और फिर थे असली खतरे, गोहुअन और घोर कड़ाइश जैसे जानलेवा सांप। घोर कड़ाइश के बारे में तो ये तक कहा जाता था कि जिसे काट ले वो मरने से पहले घोड़े की तरह हिनहिनाता है। और बिच्छू, वो तो जैसे हर जगह थे, जिनका डंक बहुत ही तकलीफ देता था। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, माँ की ममता। प्रकृति के इन सभी रंगों के बीच, या कहूं इन सबसे ऊपर, बिस्नात की यादों का जो सबसे मजबूत सहारा था, वो था माँ का प्यार। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। मतलब ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये तो माँ और बच्चे के रिश्ते की पूरी कहानी है। एक ऐसा बंधन जिसमें एहसास है, खुशबू है और वो सारी भावनाएं हैं जिन्हें आप शब्दों में बता ही नहीं सकते। और ये जो माँ की ममता है ना, ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। लेखक अपनी माँ के प्यार की तुलना एक बत्तख की ममता से करते हैं। वो बत्तख कैसे अपने अंडों को दुनिया से छिपाने के लिए अपने पंख फुला लेती थी, कोई अंडा लुढ़क जाए तो उसे प्यार से वापस अपने नीचे खींच लेती थी। बिल्कुल एक इंसानी माँ की तरह। लेकिन फिर बिस्नात के साथ एक अत्याचार हुआ। जब उनका छोटा भाई पैदा हुआ तो उन्हें माँ का दूध मिलना बंद हो गया। अब उन्हें गाय का, उनके लिए बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, एक खालीपन था जिसकी याद उन्हें आज तक है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, गंध से बंधी यादें। देखते हैं कि कैसे महक और छुअन जैसी चीजें लेखक की यादों को फिर से जिंदा कर देती हैं। बिस्नात के लिए ना कुछ सबसे गहरी यादें बचपन की खास महक से जुड़ी हैं। जैसे पिता के गुर्ते से आने वाली पसीने की गंध। सुनने में अजीब लगे, पर वो गंध उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। एक सुरक्षा का एहसास देती थी। और सिर्फ गंध ही नहीं, स्पर्श भी। छुअन का एहसास, जैसे गांव के तालाब की वो चिकनी ठंडी मिट्टी। वो एहसास भी उनकी यादों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिस्कोहर की अपनी आवाजें भी थीं। एक पूरी दुनिया थी ध्वनियों की, खास तौर पर जब मॉनसून आता था। बारिश की वो आवाज जो दूर से ऐसे सुनाई देती थी जैसे घोड़ों का कोई झुंड भागा चला आ रहा हो। कितना नाटकीय और संगीतमय लगता होगा, है ना? तो आखिर में यही सब चीजें, गंध, स्पर्श, ध्वनि, यही लेखक के लिए सबसे बड़ा सेतु यानी पुल बन जाती हैं। इन्हीं के सहारे तो वो समय को पार करके अपने अतीत से, अपने बचपन से दोबारा जुड़ पाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, कला, विरह और मृत्युबोध। ये सफर का सबसे मार्मिक पड़ाव है। यहाँ एक खास याद, कला, बिछड़ने के दर्द और मौत के एहसास से जुड़ जाती है।
तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी याद है जिसके साथ लेखक को मौत का एहसास इतना अजीब तरीके से जुड़ा हुआ महसूस होता है। ये याद एक स्त्री की है, एक औरत जो सफ़ेद साड़ी पहनती थी। उसके बाल घने, काले और बहुत खूबसूरती से संवरे हुए, और उसकी आंखों में एक गहरी, भीगी हुई सी उदासी थी। देखकर ऐसा लगता मानो वो हमेशा किसी का इंतजार कर रही हो। ये जो तस्वीर थी, ये बिस्नात के बच्चे के मन पर हमेशा के लिए छप गई, और इस याद का असर इतना गहरा पड़ा कि वो औरत, वो स्त्री, लेखक के लिए जुदाई और खूबसूरती का एक प्रतीक बन गई। आज भी जब वो संगीत सुनते हैं, कोई नृत्य देखते हैं या कविता पढ़ते हैं, तो हर कला में उन्हें उसी स्त्री की मौजूदगी महसूस होती है। और यहीं पर वो सबसे गहरी, सबसे मार्मिक बात सामने आती है। लेखक खुद कहते हैं, इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। सोचिए, वो एक खूबसूरत लेकिन उदास याद उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मौत की याद दिलाती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी यादें हैं, वो कौन सा मंजर है जो तय करता है कि हम कौन हैं। हम सबका अपना अपना बिस्कोहर क्या है।